नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्वाइवल की एक ऐसी स्टोरी के बारे में जिसमें समुद्र के किनारे रहने वाले कुछ लोग -30 डिग्री के बर्फीले वातावरण में बहुत सारे दिनों के लिए फंस जाते हैं। वहां पे उन्हें सरवाइव करने के लिए बहुत ही ड्रास्टिक कदम उठाने पड़ते हैं। ऐसी चीजें उन्हें वहां पे करनी पड़ती हैं जो शायद किसी के लिए सोचना भी बहुत मुश्किल हो जाए। बात है 12 अक्टूबर 1972 की। साउथ अफ्रीका के उरुग्वे से एक छोटा चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरता है जो जा रहा था चिली के कैपिटल सैंटियागो। ये मात्र 3 घंटे की एक छोटी सी फ्लाइट थी जिसमें मोस्टली एक रग्बी टीम के प्लेयर्स और उनके फैमिली मेंबर्स थे जो ट्रैवल कर रहे थे। टोटल 45 पैसेंजर्स थे उसमें जो उरुग्वे से चिली जा रहे थे। अब उरुग्वे से सैंटियागो जब कोई प्लेन जाता है तो बीच में एंडीज की पहाड़ियां आती हैं। ये जो एंडीज माउंटेन रेंज है ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है और अगर ऊंचाई की बात की जाए तो हिमालयाज के बाद सेकंड नंबर पे ऊंचाई में भी ये आती हैं। अब 12 अक्टूबर को जब ये फ्लाइट उड़ान भरती है तो उनके बीच में ये एंडीज की पहाड़ियां आती हैं और उस दिन वहां पे बहुत भयानक बर्फीला तूफान आता है। वो इतना खतरनाक होता है कि फ्लाइट आगे नहीं जा पाती। जो पायलट्स से वो डिसाइड करते हैं कि वो अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड कर जाएंगे और नेक्स्ट डे आगे की फ्लाइट कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर उस तूफान में वो लोग गए तो बहुत खतरा हो सकता है। तो वो इस फ्लाइट को अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड करा देते हैं। अब अगले दिन 13 अक्टूबर को जब मौसम बिल्कुल साफ होता है तो दोपहर 2:18 पे ये फ्लाइट दोबारा से उड़ान भरती है सैंटियागो के लिए। मौसम बिल्कुल साफ था तो अगला 1 घंटा फ्लाइट का बहुत स्मूथली निकलता है। 3:21 के अराउंड में फ्लाइट जो है ये डिसेंड करना चालू कर देती है सैंटियागो एयरपोर्ट के लिए। अभी जो सैंटियागो एयरपोर्ट है ये पहाड़ियों के काफी पास है, तो मौसम अभी तक साफ था, सब कुछ बिल्कुल क्लियर था, अच्छी भली उड़ान चल रही थी। लेकिन जब डिसेंड करना शुरू करते हैं ये तो इनको नीचे बहुत घने बादल मिलते हैं। जैसे ही ये प्लेन बादलों में एंटर करता है बहुत जोर से टर्बुलेंस आने लगता है। जो प्लेन था वो बहुत तेजी से हिलने लगता है, डगमगाने लगता है। जितने भी अलार्म थे प्लेन के वो बजना शुरू कर देते हैं, प्लेन हिलने लग जाता है। जो पायलट्स थे वो समझ नहीं पाते कि आखिर एकदम से कहां दिक्कत आ गई, वो प्लेन को संभालने की कोशिश करते हैं। जो प्लेन के अंदर बैठे रग्बी टीम के प्लेयर्स थे वो इसको थोड़ा एक मजाक की तरीके से लेते हैं कि टर्बुलेंस तो आते रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाहर देखते हैं सब जगह बादल ही बादल छाए होते हैं। थोड़ी देर में जो बादल थे वो छट जाते हैं, लेकिन अब उन्हें नीचे दिखाई देता है कि वो पहाड़ी के बहुत पास आ चुके हैं। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला थी वो उसके बहुत पास में है और पायलट्स देखते हैं कि वो एक चट्टान के बहुत करीब आ चुके हैं। वो तुरंत इस प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं कि इस पहाड़ी से ना टकराएं, बहुत तेजी से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। जो प्लेन का ग्राउंड कोलिजन अलार्म था, मतलब किसी चीज से टकराने का जो अलार्म होता है, वो बहुत तेजी से बज रहा था। ये लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से ऊपर जाएं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जो प्लेन का पिछला हिस्सा था वो उस चट्टान से टकरा ही जाता है और इस टकराने के बाद में जो प्लेन का पिछला हिस्सा था वो एकदम अलग हो जाता है और पीछे की सीट में बैठे हुए लोग लिटरली हवा में उड़ के बाहर की ओर निकल जाते हैं। प्लेन अभी भी थोड़ा ऊपर की ओर उठ रहा होता है, लेकिन इस टकराव के बाद वो कुछ ही सेकंड ऊपर की तरफ बढ़ पाता है, फिर नीचे गिरना चालू हो जाता है। अब जो ये डिसेंट था इसमें गिरते समय प्लेन का लेफ्ट विंग अगेन एक पहाड़ी से टकराता है और फिर से कई सारी सीट्स और पैसेंजर्स जो थे वो प्लेन से बाहर निकल के गिर जाते हैं। फाइनली अब प्लेन का सिर्फ आगे का ही हिस्सा बचा था जो लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे ग्लेशियर पे टकराता है और 700 मीटर तक घिसकते हुए फाइनली आगे की एक चट्टान से टकरा जाता है और बचे हुए प्लेन के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पूरे प्लेन की जो पैसेंजर सीट्स थी वो टूट के प्लेन से अलग इधर उधर गिरी पड़ी थी। कॉकपिट पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। 2 पायलट ऑन द स्पॉट वहीं मारे जाते हैं। बाकी जितने लोग थे वो बर्फ में कहीं इधर उधर गिरे पड़े होते हैं। अब जो ये प्लेन था ये एंडीज की पहाड़ियों में 3570 मीटर की ऊंचाई पे दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। यहां पे एक बहुत बड़े चमत्कार की बात होती है कि इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद जब प्लेन के परखच्चे उड़ चुके हैं, टोटल 45 पैसेंजर्स में से 33 पैसेंजर्स अभी भी जिंदा थे।
इनमें से बहुत सारे लोग थे जो बहुत सीवियरली इंजर्ड थे, लेकिन फिर भी 45 में से 33 लोग अभी भी जिंदा थे। जब थोड़ा समय गुजरता है तो जितने भी लोग थे वो उठ के आसपास देखने लगते हैं कौन बचा है, कौन किस हालत में है। जो ये सारे के सारे लोग थे, इनमें 2 मेडिकल स्टूडेंट्स भी थे, रॉबर्टो कैनेसा और गुस्तावो जेरेबिनो। अब ये जल्दी से उठ के देखते हैं, सबसे पहले तो अपने आप को चेक करते हैं, इन्हें थोड़ी बहुत चोटें आई होती हैं, ये अब बाकी लोगों को देखना शुरू करते हैं कौन किस हालत में है। मेडिकल स्टूडेंट्स थे तो ये सबकी मदद करने की कोशिश करते हैं। अब अगर एक प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो उसकी खबर तो एटीसी को तुरंत मिल ही जाती है। तो इस एक्सीडेंट के लगभग 1 घंटे के बाद में ही चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विसेज के 4 हेलीकॉप्टर्स इस एरोप्लेन की तलाश में निकल पड़ते हैं। जो एरोप्लेन के रेडियो सिग्नल्स उन लोगों को मिले थे, उससे उनको क्रैश साइट के बारे में भी काफी अंदाजा लगा हुआ था। वो लोग वहां पर जाते हैं और सर्च करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उनको वो प्लेन मिल जाए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो एंडीज की पहाड़ियों में जहां पे ये प्लेन क्रैश किया था, वो पूरी तरीके से बर्फ से, स्नो से ढका हुआ इलाका था। और जो ये प्लेन था ये भी बिल्कुल व्हाइट कलर का था, तो सूरज की तेज किरणों में व्हाइट कलर की स्नो के ऊपर व्हाइट कलर का प्लेन हेलीकॉप्टर से या किसी हवाई जहाज की हाइट से ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम था। मैंने बताया कि 3:15 बजे के अराउंड तो उन्होंने नीचे उतरना ही चालू किया था। लगभग एक्सीडेंट के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद ये रेस्क्यू चालू हुआ था। तो शाम के 5 ऑलरेडी बज चुके थे। शाम से लेकर रात तक ये जो रेस्क्यू जहाज थे ये उस प्लेन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो इन्हें उस एरिया का अंदाजा था कि कहां पे ये क्रैश लैंडिंग हुई होगी, लेकिन फिर भी तमाम कोशिशों के बावजूद वो उस प्लेन को नहीं ढूंढ पाते। अब चारों तरफ बर्फ फैली हुई थी, मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था, तो बचने के लिए किसी तरीके के सुरक्षा इंतजाम करने बहुत जरूरी थे। जितने बचे हुए पैसेंजर्स थे वो प्लेन का जो टूटा हुआ हिस्सा था उसे एक साइड से बंद करने की कोशिश करते हैं। ये लोग प्लेन के सीट्स जो उखड़ के गिरी थी उनका इस्तेमाल करते हैं, जो टुकड़े टूटे थे उनका इस्तेमाल करते हैं, नीचे से बर्फ लगा के प्लेन को एक साइड से बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरीके से ठंड से बचा जा सके। अगले दिन सुबह जब ये लोग देखते हैं तो पता चलता है कि 5 लोग हैं जो इस ठंड को फिर भी सरवाइव नहीं कर पाए। अब जो बचे हुए लोगों की संख्या थी वो 33 से घट के 28 पे आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग 14 अक्टूबर के दिन अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे की जितनी भी एयरफोर्स थी उनके 11 प्लेन्स इन लोगों के रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन के लिए निकल पड़ते हैं। ये 11 अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट थे जो इनके सर्च एंड रेस्क्यू के लिए निकले थे। जो बचे हुए पैसेंजर्स थे ये भी कोशिश करते हैं कि ये सर्च एंड रेस्क्यू टीम की कुछ मदद कर पाए, कुछ निशान बना पाए, कुछ ऐसा बना सकें जिसे ऊपर से नीचे देखा जा सके। ये दिमाग लगाते हैं कि जो लिपस्टिक इनके पास में है उससे अगर ये बड़ा सा SOS लिख देते हैं बर्फ के ऊपर तो वो शायद ऊपर से देखना आसान होगा। लेकिन जब ये SOS लिखना चालू करते हैं तो सिर्फ ऐसे ही लिख पाते हैं और इन्हें लगता है कि अब बहुत ज्यादा लिपस्टिक इनके पास है नहीं कि ये उसे पूरा बड़े तरीके से लिख पाए। नेक्स्ट आइडिया ये लोग निकालते हैं कि जो बैग है सामान के उसको इकट्ठा करके एक X जैसा निशान बना दिया जाए तो वो हो सकता है आसमान से दिख जाए और कोई इनको देख पाए। थोड़ी देर के बाद में जब ये बैग्स लगाते भी हैं तो इन्हें पता चल जाता है कि ये इतना अच्छा नहीं बन पाया है कि कोई हवा से इसको नीचे देख पाए। पूरे दिन में इनको लगभग 3 एयरक्राफ्ट दिखते हैं जो डायरेक्ट इनके ऊपर से ही निकलते हैं। ये चीखते हुए चिल्लाते हुए उन्हें इशारा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया बर्फ से, स्नो से ढकी हुई पहाड़ियां हैं, सूरज की तेज किरणें आ रही हैं, छोटे छोटे इंसान दिखाई देते हैं आसमान से। इतनी तेज रोशनी में उन्हें भी देख पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। ये सर्वाइवर्स अपने ऊपर से 3 प्लेन को, रेस्क्यू प्लेन्स को निकलता हुआ देखते हैं, लेकिन जो रेस्क्यू प्लेन वाले थे वो इतनी ऊंचाई से इनको नीचे देख ही नहीं पाते। 14 अक्टूबर का पूरा दिन निकल जाता है, किसी भी तरीके से इनको कोई हेल्प नहीं मिल पाती। नेक्स्ट 15 अक्टूबर का दिन आता है। अब इन लोगों के लिए सरवाइव करना भी एक बहुत बड़ी चैलेंज हो चुकी थी। खाना नहीं खाया चलो ठीक है, लेकिन अब लगभग 2 दिन हो चुके थे, इन्होंने पानी तक नहीं पिया था। इनके लिए बहुत जरूरी था कि ये किसी तरीके से पीने के पानी का इंतजाम करें। बर्फ तो चारों तरफ है लेकिन उसको पानी में कन्वर्ट किया जाए तब तो पी सकता है कोई। ऐसे में एक पैसेंजर फीटोस्रॉच एक आइडिया निकालते हैं, एक सोलर कलेक्टर जैसा बनाते हैं मेटल की पत्तियों से, जिसमें जब सूरज की किरणें पड़ेंगी
तो वो उसमें रखी हुई बर्फ को पिघला के पानी बना सकें। इस तरकीब की सहायता से उनके पास कम से कम पीने के पानी का जुगाड़ तो हो जाता है। 15 अक्टूबर का पूरा दिन भी इसी तरीके से निकल जाता है। अब आता है 16 अक्टूबर का दिन। एक पैसेंजर फर्नांडो पराडो जो उस समय तक कोमा में थे, उन्हें होश आता है। वो देखते हैं कि उनके साथ में उनकी बहन और उनकी माँ ट्रेवल कर रही थी, जिनमें से उनकी माँ की डेथ हो चुकी है, उनकी बहन जो है वो बुरी तरीके से घायल है। वो अपनी बहन को पानी वगैरह देते हैं, जो कुछ भी थोड़ा बहुत खाने के लिए बचा था उसे प्रोवाइड कराते हैं, किसी तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लगभग 8 दिन हो जाते हैं। ये लोग किसी तरीके से उस बर्फ भरी जगह पे सरवाइव कर रहे होते हैं, लेकिन किसी भी तरह का रेस्क्यू इनके पास नहीं पहुंच पाता। और ये 8वां दिन था जब फर्नांडो की जो बहन थी वो भी अपना दम तोड़ देती है। और यही वो समय था जब 8 दिन के बाद 21 अक्टूबर के दिन जितनी सर्च पार्टीज थी वो भी अपनी सर्च को बंद करने का ऐलान कर देती हैं। लगभग 142 आवर्स एंड 30 मिनट्स तक ये सर्च चलती है, लेकिन जब 8 दिन गुजरने के बाद में भी इन्हें कुछ नहीं मिलता तो ये मान लिया जाता है कि इतनी भयानक सर्दी और बर्फ की कंडीशन सिचुएशंस में 8 दिनों तक कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। तो जो सर्च ऑपरेशंस थे इन्हें बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जो इस क्रैश के सर्वाइवर्स थे वो जो भी चीजें उन्हें मिल रही थी उन्हें इकट्ठा करके किसी तरीके से बचे रहने की, जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। यही सामान इकट्ठा करने के दौरान इन लोगों को एक रेडियो मिलता है। और जो ये पैसेंजर्स थे इनमें एक थे रॉय हार्ली, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की भी थोड़ी जानकारी रखते थे। तो वो एक एंटीना बनाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वो बाहर के लोगों से कांटेक्ट कर पाए और अपने आप को बचा सकें। काफी कोशिशों के बाद में ये एक एंटीना बनाते भी हैं, लेकिन तब ये पता चलता है कि ये रेडियो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन के तौर पे ही काम आ सकता है। ये बाहर के लोगों की बात तो सुन सकते हैं, लेकिन अपनी बात किसी और तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और दो लगभग 11 दिन के बाद इन्हें बाहर की दुनिया की खबरों का पता चलता है और तब इनके ऊपर मुसीबतों का भी पहाड़ गिर पड़ता है। इन्हें पता चलता है कि जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम थी वो अपना काम बंद कर चुकी है, वो इन्हें ढूंढना ही बंद कर चुकी है। अब इनके पास इन्हें ढूंढने के लिए कोई नहीं आने वाला। अब ये क्रैश साइट थी ये पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां थी। पीने के पानी का इंतजाम तो इन्होंने किसी तरीके से कर लिया था, लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना भी तो चाहिए। इनके पास में खाने का भी बहुत ज्यादा कुछ सामान नहीं था। जब ये बिखरे हुए सामान को इकट्ठा करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि खाने के नाम पे इनके पास में 8 चॉकलेट बार्स हैं, एक टिन ऑफ म्यूसली है, जैम के 3 डब्बे हैं, एक बादाम का डब्बा है, कुछ खजूर है, कुछ कैंडीज वगैरह है, कुछ ड्राइड प्लम्स हैं और कुछ वाइन की बॉटल्स हैं। इसी से इनको सरवाइव करना था। अब जो ये सारा खाना एक तरीके से मिला था इनको, ये उसे राशन करना शुरू कर चुके थे शुरू के दिनों में, क्योंकि इन्हें ये पता चल चुका था कि रेस्क्यू करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। इतना टाइम लगेगा और लोग रेस्क्यू करने ही नहीं आएंगे ये तो नहीं सोचा था, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा ये इन्होंने पहले ही सोच रखा था। ये जो भी थोड़ा बहुत था इसको राशन करके खा रहे थे। इस क्रैश के सर्वाइवर फर्नांडो पराडो जो थे वो एक मूंगफली के दाने को 3 दिन तक खाते हैं। एक मूंगफली का दाना 3 दिन तक। इतने बुरे हालात थे खाने के वहां पे, लेकिन इतना ज्यादा ड्रास्टिक मेजर्स अपनाने के बाद में भी खाना तो फाइनली खत्म होना ही था। अब इन लोगों के पास में खाने का कोई सामान नहीं बचता। रेडियो से ये भी पता चल चुका होता है कि इन्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। तो अब इनको अपने आप को बचाने के लिए एक नए प्लान की जरूरत थी। कई पैसेंजर्स थे वो अजीब अजीब चीजें खाने की कोशिश करते हैं। जो फोम भरी होती है कुर्सियों के अंदर उसे खाने की कोशिश करते हैं। कुछ लकड़ी का चीज था उसे खाने की कोशिश करते हैं। जो भी चीज उन्हें लगती है कि चबाई जा सकती है उसको खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बजाय कोई ताकत मिलने के उनकी तबीयत और खराब ही होती है। ऐसे हालात में रॉबर्ट कैनेसा एक ऐसा सुझाव देते हैं जिसे सुन के वहां पे मौजूद हर एक इंसान की रूह कांप जाती है। रॉबर्ट ये कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा, और अब जो वहां मरे हुए इंसान थे उन्हें खाना ही आखिरी ऑप्शन बचा है।
आपको ये बात सुनने में भी बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन एक्चुअली में दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ है। 11 दिन हो चुके हैं, एक मूंगफली किसी तरीके से खा के लोग गुजारा कर रहे हैं। अब ये भी हो चुका है कि आगे कोई बचाने भी नहीं आने वाला, तो जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना ही है। ये चीज और डरावनी हो जाती है जब आप इस बारे में सोचोगे कि उस प्लेन में जितने भी लोग सवार थे वो एक रग्बी टीम के खिलाड़ी थे, एक दूसरे के दोस्त थे, उन दोस्तों के माता पिता रिलेटिव्स थे। ऐसे में उनकी डेड बॉडीज को खाना बहुत ही भयानक बात थी। कोई ऑप्शन ना होने की वजह से सबसे पहले रॉबर्ट कैनेसा ही इस चीज को शुरू करते हैं। वो एक डेड बॉडी को थोड़ा खाते हैं, कोशिश करते हैं। कई लोग ये देख के ही तबीयत खराब हो जाती है उनकी। कई लोग ये कोशिश नहीं कर पाते हैं। कुछ होते हैं वो स्थिति को समझते हैं और रॉबर्ट के साथ में ये चीज करने की कोशिश करते हैं। कितने बुरे हालात रहे होंगे वो ये सोचना भी मुश्किल है। कुछ लोग ये खाने से मना कर देते हैं कि कुछ भी हो जाए वो ये नहीं खाएंगे, लेकिन जब 2 दिन और गुजरते हैं तो वो भी हार मान जाते हैं और उनको भी इंसानी मांस खाना ही पड़ता है। धीरे धीरे और दिन गुजरते हैं, लगभग 16-17 दिन गुजर चुके होते हैं और अब इनके पास ये ऑप्शन भी बहुत ही कम बचा था। इतनी ड्रास्टिक सिचुएशंस में ये लोग गुजर ही रहे थे कि तब आती है 29 अक्टूबर की रात, जब ये लोग प्लेन के उस बचे हुए हिस्से में किसी तरीके से सरवाइव कर रहे थे, बचे हुए थे। इन्हें एक बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज आती है। ये लोग बाहर झांक के देखने की कोशिश करते हैं, तभी इनको पता चलता है कि जो पहाड़ी थी उसमें एक एवलांच आया है, बर्फ जो खिसकती है वो आया है, बर्फीला तूफान आया है। एक तरह से पूरी की पूरी जो पहाड़ के ऊपर की बर्फ थी वो नीचे खिसक के आती है और इस पूरे प्लेन के टुकड़े को ढक लेती है। जो पहले से ही भूख से परेशान, प्यास से परेशान, तड़पते हुए लोग थे, अब वो एक बर्फ की मोटी चादर के नीचे दब चुके थे। ये जो एवलांच था, इस मोटी बर्फ के नीचे दब के 8 और लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अब टोटल 19 सर्वाइवर बचे थे जो इतनी ड्रास्टिक सिचुएशंस में भी जिंदा बचे हुए थे। जो पराडो थे वो एक लोहे की रॉड का इस्तेमाल करते हैं और किसी तरीके से अपने ऊपर की बर्फ में छेद करते हैं ताकि एटलीस्ट हवा अंदर आ सके, वो लोग सांस ले सके, जिंदा बचे रह सके। लेकिन फिर भी वो एक बर्फ की बहुत ऊंची मोटी परत के नीचे दबे हुए थे। अगर वहीं दबे रहते उस छोटी सी जगह में तो उन लोगों का बचना भी बहुत मुश्किल हो जाता। 2 दिन तक ये लोग किसी तरीके से खोद खोद के बर्फ से बाहर आने की कोशिश करते हैं और 2 दिन बाद इसमें सफल भी होते हैं। लेकिन जब ये उस बर्फ की परत से बाहर निकल कर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि बाहर बर्फ का बहुत तेज तूफान आ रखा है। अगर ये उस जगह से बाहर निकलेंगे तो इनका जिंदा बचना लगभग असंभव है। अब ये वापस उसी छोटे से स्पेस में आके बैठ जाते हैं। अगले 3 दिन तक लगातार बर्फ का तूफान आता रहता है और ये 19 के 19 लोग एक बहुत ही छोटी सी जगह में किसी तरीके से दब के सरवाइव करते हैं। 3 दिन के बाद बाहर निकल के जब ये देखते हैं तो मौसम साफ हो चुका था। अब ये सबके सब लोग उस छोटी सी जगह से बर्फ के नीचे से बाहर निकलते हैं। अब ये लोग उस बर्फ से बाहर तो निकल आते हैं, लेकिन ये चीज बहुत क्लियर हो चुकी थी कि इन्हें बचाने तो अब कोई नहीं आने वाला। इतने दिन गुजर चुके हैं, पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद किया जा चुका था। अब कोई इनकी मदद के लिए नहीं आने वाला, इन्हें खुद की ही मदद करनी पड़ेगी। ऐसे में जो प्लेन के 3 सर्वाइवर्स थे, कैनेसा, पराडो और विजेंटिन, ये सेहत के लिहाज से सबसे अच्छी सिचुएशन में थे। तो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इन तीनों को ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े दिए जाए, थोड़ा ज्यादा खाना दिया जाए, ताकि ये लोग थोड़ी ताकत इकट्ठी कर सके और उस जगह से आगे बढ़ के किसी तरीके से अपनी मदद के लिए किसी को ला सके। अब अगर किसी को मदद के लिए लेने जाना है तो सबसे पहली चीज तो ये थी कि किस दिशा में बढ़ा जाए। जब ये प्लेन क्रैश हुआ था तो उसके थोड़ी देर पहले को पायलट ने ये अनाउंसमेंट किया था कि ये कुरिको शहर को क्रॉस कर रहे हैं। तो तीनों लोग ये सोचते हैं कि अगर ये वेस्ट की साइड में बढ़ेंगे तो हो सकता है कि ये चिली के किसी ऐसे शहर तक पहुंच सके जहां से उन्हें मदद मिल पाए। ये सब के सब जो भी थोड़ा बहुत खाना इकट्ठा कर सकते थे, पानी इकट्ठा कर सकते थे, जितने गर्म कपड़े पहन सकते थे, वो पहन के वेस्ट की दिशा में निकल जाते हैं
तो ये किसी को मदद के लिए ला पाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि जो पायलट था उसने क्रैश से पहले जो जगह बताई थी वो गलत थी। उसे खुद को भी अंदाजा नहीं था कि वो कहां पे है उस समय। जो प्लेन क्रैश हुआ था ये चिली से 89 किलोमीटर एंडीज पहाड़ियों के बीचों बीच क्रैश हुआ था, और जिस दिशा में ये लोग बढ़ रहे थे वहां पे उनकी मदद के लिए कुछ नहीं मिलने वाला था। लेकिन फिर भी अपनी इस गलती से अनजान ये लोग क्रैश के 33 दिन के बाद 15 नवंबर 1972 के दिन वेस्ट की ओर निकल पड़ते हैं मदद लाने के लिए। काफी देर आगे बढ़ने के बाद में इन्हें सबसे पहले जो प्लेन का हिस्सा टूटा था वो मिलता है। जो ये टूटा हुआ हिस्सा था, इस पर बहुत सारा सामान होता है। जब ये लोग उसको देखते हैं, ढूंढते हैं, तो इन्हें उसके अंदर में कई सारे सूटकेस मिलते हैं, चॉकलेट के बॉक्सेस मिलते हैं, 3 मीट पैटीज मिलती हैं, रम की बोतल मिलती है, कुछ एक्स्ट्रा क्लॉथ्स मिलते हैं, कॉमिक बुक्स मिलती हैं और कुछ मेडिसिन भी मिल जाती हैं। यहां पे जो इन्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलती है वो होती है प्लेन का रेडियो। ये एक 2 वे रेडियो था जिससे मैसेज सुनने के साथ साथ भेजा भी जा सकता था। उस रात ये लोग वहीं पे रुकते हैं, जो भी सामान था उसे इकट्ठा करके अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये लोग फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर रियलाइज करते हैं कि आगे बढ़ने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि इस रेडियो का इस्तेमाल करके मदद को अपने पास बुलाया जाए। ये लोग सोचते हैं कि जो ये रेडियो था इसको प्लेन जो मेन साइट है जहां से ये लोग आए हैं वहां पे लेके जाएं और किसी तरीके से कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करें। ये जब ढूंढते हैं तो इन्हें पीछे बैटरीज वगैरह भी मिल जाती हैं, लेकिन इन्हें थोड़ी देर में अंदाजा हो जाता है कि ये 25-30 किलो का पूरा सामान है, अपनी इस कमजोर हालत में इस पूरे को उठा के प्लेन की मेन बॉडी तक लेके जा पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब ये लोग क्योंकि उस क्रैश साइट से थोड़ी ही दूर आए थे तो ये वापस जाते हैं। जो रॉय हार्वी थे जिनके बारे में मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल की उनको थोड़ी जानकारी थी, उनकी मदद लेते हैं कि किसी तरीके से इस रेडियो को चालू किया जा सके। उसे लेके ये लोग अपने पास में आते हैं, लेकिन वहां पे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। जो ये प्लेन था, जो इसका ये रेडियो था, ये चलता था 115 वोल्ट एसी करंट के ऊपर, और जो बैटरी इनको मिली थी वो 24 वोल्ट डीसी करंट वाली थी। इसके बाद भी ये अगले कुछ दिन ट्राई करते हैं कि किसी तरीके से इस रेडियो को काम करने लायक बनाया जा सके, लेकिन कुछ ही दिनों में इनको एहसास हो जाता है कि ये पॉसिबल नहीं है, इन्हें खुद जाके ही मदद लानी पड़ेगी। दूसरी तरफ क्रैश के 59 डेज के बाद 11 दिसंबर के दिन एक और एवलांच आता है। फिर से बर्फ जो है वो दस्तक के नीचे की तरफ आती है। अब जो वहां सर्वाइवर बचे थे उसमें से 3 लोगों की और मौत हो जाती है इस एवलांच में। अब टोटल सर्वाइवर्स की संख्या 16 बची थी। अब दूसरी तरफ जो 3 लोग निकले थे मदद को लाने के लिए, रेडियो वाली चीज नाकाम होने के बाद में वो आगे बढ़ते हैं। उनका ये अंदाजा था कि अगर वो वेस्ट की ओर बढ़ेंगे लगभग 3 दिन लगेंगे उन्हें सामने के पहाड़ पे चढ़ने में, लेकिन उसके बाद वो पहाड़ के दूसरी तरफ जाके मदद ला सकते हैं। अब सामने जो पहाड़ी थी उसे चढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये लोग कोई ट्रेन्ड पर्वतारोही नहीं थे, माउंटेन क्लाइंबर्स नहीं थे कि बहुत आसानी से ऊपर चढ़ सके। और अगर माउंटेन क्लाइंबर्स भी हो तो इनके पास कोई गियर नहीं था। इन्हें अपने हाथों के सहारे, जो डंडी है, जो चीजें हैं, उनके सहारे ही उतनी ऊंची पहाड़ी पे चढ़ना था। जब ये चढ़ने की कोशिश करते हैं, कई बार फिसलते हैं, नीचे आते हैं, फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं। एक दिन चढ़ाई करते हैं, जब तक सूरज था तब तक चढ़ाई करते हैं। उसके बाद रात भर एक दूसरे से चिपक के किसी तरीके से रात गुजारते हैं। फिर अगले दिन जब धूप निकलती है चढ़ना शुरू करते हैं। इस क्रैश को हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुका था। 15 दिसंबर के दिन जो ये तीनों लोग इस पहाड़ पर चढ़ रहे थे, ये डिसाइड करते हैं कि इनके पास जो खाना है, सामान है, वो बहुत लिमिटेड मात्रा में है। ये लोग सोच रहे थे कि 3-4 दिन लगेंगे, ये लोग किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां मदद मिले। लेकिन अब जो सिचुएशन थी उन्हें देख के उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्हें मदद जल्दी नहीं मिलने वाली। ऐसे में जो विजन टीम थे वो डिसाइड करते हैं कि वो वापस बेस साइट पे चले जाएंगे जहां पे क्रैश हुआ था, ताकि खाना जो है वो कम खपत हो, जो 2 लोग हैं उनके लिए एक्स्ट्रा खाना मिल सके और वो आगे की जो जर्नी है उसे जारी रख सके। इसके बाद जो बाकी के 2 लोग थे, ये पराडो और केनेसा, ये ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और ऊंचा फाइनली पहाड़ी की चोटी पे पहुंच जाते हैं। वहां से जब ये चारों तरफ देखते हैं तो अब इन दोनों का दिल बैठ जाता है। ये उसी पहाड़ी पे निढाल हो जाते हैं, क्योंकि दूर दूर तक
सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे, किसी भी इंसान या बस्ती का दूर दूर तक कोई नामो निशान तक नहीं था। काफी देर तक निराशा में वहां पड़े रहने के बाद उठते हैं। उन्हें पता था कि वापस जाके तो कोई फायदा है नहीं, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से कोई मदद तो लानी ही पड़ेगी। काफी देर तक देखने के बाद उन्हें दिखाई देता है कि दूर कुछ पहाड़ियां हैं जिन पे बर्फ नहीं है, बाकी तो पूरी की पूरी जगह पे बर्फ जमी हुई है। दो पहाड़ियां दिखती हैं जहां पे बर्फ नहीं है, तो ये डिसाइड करते हैं कि इसी दिशा में बढ़ा जाए जहां पे बर्फ नहीं है। हो सकता है वहां पे कोई तो इंसान हो, और कोई रास्ता ही नहीं था। पूरा 360 देख चुके थे, सब तरफ बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां थी, किसी तरफ और जाने का कोई तुक ही नहीं बन रहा था। तो ये डिसाइड करते हैं कि जो ये बिना बर्फ वाली दो पहाड़ियां हैं ये उस तरफ बढ़ेंगे। कई दिनों तक ये उसी तरफ ट्रैकिंग करते रहते हैं, पहाड़ आते हैं, ढलान आती है, उन्हीं बिना बर्फ वाली पहाड़ियों की ओर कई दिनों तक चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। फाइनली ये उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पे बर्फ नहीं थी, थोड़ी हरियाली थी। और काफी देर चलने के बाद में इन्हें एक नदी दिखाई देती है जो इनके लिए बहुत बड़ी जीत थी। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां छोड़ के ये लोग आए थे, अब एक ऐसी जगह थी जहां बहता हुआ पानी था। ये आशा की जा सकती थी कि इस बहते हुए पानी के पास में शायद कोई रहता हो। कई दिनों के बाद इन्हें फ्रेश वाटर मिलता है पीने के लिए, ये पानी पीते हैं और अब जिस दिशा में ये पानी बह रहा था उस बहते पानी के साथ में ही आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। इसके बाद भी अगले कई दिनों तक ये तो उस पानी के साथ में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। फाइनली 20 दिसंबर के दिन ये एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पे इन्हें नदी के दूसरी तरफ कुछ जानवर दिखाई देते हैं। ये लोग इतना ज्यादा थक चुके थे कि अब इनके लिए एक कदम आगे बढ़ना भी नामुमकिन सा हो गया था। पराडो और कनेसा नदी के किनारे वहीं पे गिर पड़ते हैं। काफी देर तक वहीं लेटे रहने के बाद ये लोग जब दूसरी तरफ देख रहे होते हैं तो इन्हें दिखाई देता है कि 3 लोग कुछ घोड़ों पे नदी के दूसरी तरफ हैं। इतने दिनों के बाद पहली बार इन्हें इंसान दिखाई दे रहे थे, इन्हें दूसरे लोग दिखाई दे रहे थे। ये पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सके, लेकिन वो नदी इतनी तेज आवाज से बह रही थी कि उन लोगों तक इनकी आवाज पहुंच ही नहीं पाती। पराडो और कनेसा निराश हो चुके होते हैं, किसी तरीके से हाथ हिला के वो उनका ध्यान अपनी ओर लाने की कोशिश करते हैं और फाइनली उन तीनों में से एक इंसान का ध्यान इन दोनों पे पड़ जाता है। अब वो नदी इतनी तेज बह रही थी और इतनी चौड़ी थी कि उन लोगों का इन तक आ पाना लगभग इम्पॉसिबल था। वो इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन है, कहां से आए हैं, लेकिन ना इनके पास इतनी ताकत थी ये कुछ बोल पाए, ना ही सामने वाले लोग थे वो इनकी बातों को सुन या समझ पा रहे थे। ऐसे में वो लोग इन्हें किसी तरीके से ये समझाते हैं कि वो अगले दिन आएंगे और इन लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। अगले दिन वो इंसान वापस आता है और इस बार वो अपने साथ में एक पेपर, पेन और कुछ रस्सी टाइप की चीज लेके आया था, जिसको बांध के ये इनके पास में फेंकता है ताकि वो इसे लिख के बता सके कि ये लोग कौन है, कहां से आए हैं। प्लेन क्रैश को 2 महीने से ज्यादा हो चुके थे और पहली बार पराडो और कनेसा को ये ऑप्शन मिला था कि वो अपनी बात किसी और तक पहुंचा सके। वो स्पेनिश भाषा में उस लेटर के ऊपर ये सब कुछ लिख के बताते हैं कि हमारा प्लेन जो था वो पहाड़ों में क्रैश हो गया था, हम लोगों की बहुत बुरी हालत है, हमारे पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, किसी तरीके से वहां पे कुछ लोग सरवाइव कर रहे हैं, प्लीज हमें बचा लो। अब जो इंसान इनके पास आया था जिसने ये चिट्ठी फेंकी थी वो चिली देश का एक किसान था, सर्गियो कैटालान। वो ये चिट्ठी वापस अपनी तरफ घसीटता है, पढ़ता है और इन लोगों को ये थोड़ा हिम्मत देता है कि वो उनकी मदद करेगा, वो लोग थोड़ा सब्र रखें। अब सर्गियो जब इस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो वो सोच में पड़ जाता है कि प्लेन क्रैश की कोई बात तो उन्होंने सुनी नहीं। काफी सोचने के बाद में उनके साथ में जो 2 लोग थे उनसे बात करने के बाद में उन्हें याद आता है कि 2 महीने पहले एक प्लेन क्रैश होने की बात सुनी थी उन लोगों ने। अब वो लोग चौंक जाते हैं कि 2 महीने से कुछ लोग हैं जो उन पहाड़ियों में जिंदा हैं। उनके पास में कुछ ब्रेड के टुकड़े थे, वो उसे पराडो और कनेसा को फेंक के देते हैं कि खाओ, हम आपके लिए कुछ मदद लेके आते हैं। अब सर्गियो अपनी ब्रेड इन लोगों को देने के बाद में घोड़ों पर बैठते हैं और सबसे पास की बस्ती की ओर अपने घोड़े दौड़ाना शुरू कर देते हैं। जो सबसे पास की बस्ती थी जहां से इन लोगों को मदद दी जा सके वो भी 10 घंटा दूर थी। फाइनली ये लोग सबसे पास की बस्ती में पहुंचते हैं और वहां का जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट था उस तक अपनी बात पहुंचाते हैं। जो वहां का आर्मी एस्टेब्लिशमेंट था वो सेंटियागो के अपने हेडक्वार्टर में इस बात की खबर पहुंचाते हैं।
अब सर्गियो तो किसी तरीके से पास के आर्मी एस्टेब्लिशमेंट में पहुंचा था खबर पहुंचाने के लिए। उसके जो साथी थे वो प्राडो और कैनेसा को अपने साथ में अपने गांव लेके आते हैं लॉस माइटनस में, जहां पे वो प्रॉपर उनको कपड़े, खाना और नरिशमेंट दिया जाता है। वहां पहुंच के उनको पता चलता है कि ये पिछले 10 दिनों में 61 किलोमीटर की हाइक कर चुके हैं। ये लोग ऑलमोस्ट हड्डियों का ढांचा बन चुके थे, अपना आधा बॉडी वेट जो था ये खो चुके थे। अब आर्मी तक ये खबर पहुंच चुकी थी, लोगों में ये खबर पहुंच गई थी, तो ये बात जल्दी से न्यूज वालों के पास भी पहुंच जाती है। लोग सुन के हैरान रह जाते हैं कि कैसे ये लोग सर्वाइव कर गए, कैसे ये लोग बच गए। न्यूज रिपोर्टर्स जो थे वो प्राडो और कैनेसा के पास में पहुंचते हैं, उससे उसकी स्टोरी जानना चाहते हैं। और जब पूरी दुनिया को ये कहानी पता चलती है कि किस तरीके से इन लोगों ने उस स्थिति में सर्वाइव किया है, पूरी दुनिया हिल जाती है। जो आर्मी हेडक्वार्टर्स थे वहां से 3 विमान जल्दी से जल्दी इन लोगों के पास पहुंचते हैं। इनको रिसीव किया जाता है, पूछा जाता है कि भैया आप लोकेशन बताओ, कहां पे हैं बचे हुए बाकी लोग। अब यहां पे प्राडो की बहुत बड़ी समझदारी सामने आती है। वो पायलट का जो फ्लाइट चार्ट था उसे अपने साथ में लेके आए थे, और जहां जहां हाइक कर रहे थे वो उन्होंने मार्क कर रखा था उसके ऊपर। उसके बाद भी जो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स थे उनके पायलट इनको अपने साथ लेके जाते हैं ताकि एग्जैक्ट लोकेशन देखी जा सके, जो भी सर्वाइवर बचे हैं उन्हें वहां से रेस्क्यू किया जा सके। फाइनली क्रैश के 70 दिन के बाद 22 दिसंबर के दिन 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स उस क्रैश साइट पे पहुंच जाते हैं। वहां से टोटल 16 लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। बहुत बुरी हालत थी उन सबकी, मेल न्यूट्रिशन हो रखा है, हड्डियां ढांचा बन चुकी हैं, किसी की हड्डी टूटी हुई है, कोई माउंटेन सिकनेस में है, किसी की बहुत बुरी हालत थी उन लोगों की। 16 के 16 लोग जो थे हड्डियों का ढांचा बने हुए थे, बस किसी तरीके से जिंदा थे। 70 दिन के बाद जब इन लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, पूरी दुनिया के सामने उनकी कहानी आती है, तो पूरी दुनिया चौंक जाती है। किस तरीके से क्रैश हुआ, किस तरीके से इन लोगों ने सरवाइव किया, जिंदा रहने के लिए उन्हें इंसानों का मांस खाना पड़ा, किस तरीके से एवेलॉन्च इन्होंने सरवाइव किया, किस तरीके से पहाड़ी पे चढ़े, कितनी दूर ट्रैकिंग करी, किस तरह से ये लोग उस गांव तक पहुंचे और सबकी जान बची। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी मिसाल थी इस चीज की कि अगर इंसान हिम्मत करे तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बचा जा सकता है। अगर ये लोग वहां पे अपनी मदद के लिए इंतजार करते रहते तो इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचता, क्योंकि इन्होंने आगे बढ़ के अपनी मदद करने की कोशिश करी, इसी वजह से ये लोग जिंदा बच पाए। जितने भी लोग थे उस समय इनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन धीरे धीरे सब लोग रिकवर कर जाते हैं। ये जो पूरी की पूरी कहानी थी ये पूरी दुनिया के लिए एक चमत्कार की तरह से थी, इसीलिए इसे मिरेकल ऑफ एंडीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी सर्वाइवल की एक बेहतरीन स्टोरी आज के एपिसोड में। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।